हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर एंड फ्रीडम। मैं सिमरन और आज हम लाए हैं वन शॉर्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर ह्यूमन आई फ्रॉम द क्लास 10th। ठीक है, तो ये चैप्टर वैसे तो बहुत छोटा सा है बट इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ह्यूमन आई एज अ कलरफुल वर्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई से। ओके, तो हमारा जो ह्यूमन आई है हम सबके पास होती है ह्यूमन आई, इंसान की आंखें। तो हमारा जिसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई, कि ह्यूमन आई की जो है फंक्शनिंग कैसे, काम कैसे करती है। फंक्शनिंग जो है आपने ह्यूमन आई की यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है, तो इट इज सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम है, इसमें कोई न्यू ऐड नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसको दोबारा से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, इसमें हमारे पास रेटिना, सिलरी मसल्स, लेंस, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व, ये सारे टर्म्स होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके ना इनकी जो फंक्शन है उसको पढ़ते हैं। देखो लाइट जो होती है ना, सबसे पहले लाइट एंटर करेगी यहाँ से। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम उसको कब देख पाते हैं, जब कोई सनलाइट या कोई लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट जो है लाइट को इमिट करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है और जब वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, इन दैट केस आवर आईज आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। तो जैसे हमारी आंखों में फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लाइट रे आ रही है। ठीक है, तो ये लाइट रे सबसे पहले जाएगी कॉर्निया के पास। ठीक है, कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर है। सबसे पहले कॉर्निया के पास जाएगी। कॉर्निया के बाद हमारा यहाँ पर एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर फ्लूइड्स होते हैं। एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर हमारे फ्लूइड्स होते हैं, यानी कि लिक्विड कंपोनेंट होते हैं जो हमारी आंखों को नरिशमेंट देते हैं और प्रोटेक्शन पर्पज से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको मैं अभी हम लोग होल्ड पे डाल देते हैं, पहले हम पूरा फंक्शनिंग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले लाइट आई तो फर्स्ट नंबर पे कहा गई कॉर्निया पे। कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट लेयर जो कि लाइट को अंदर एंट्री अलाउ करता है। जैसी कॉर्निया से पास होगी तो हमारी जो सेकंड लेयर है वो है एक्वस ह्यूमर के बाद ये लेंस है। लेंस के आगे हमारे यहाँ पर आपको दिखेंगे आइरिस। ठीक है, तो आइरिस और प्यूपिल, यहाँ पे दो चीजें आती है। आइरिस इज द ओपनिंग ऑफ प्यूपिल। आइरिस की अगर हम बात करें तो कॉर्निया, उसके बाद आइरिस। आइरिस क्या है, ओपनिंग ऑफ द प्यूपिल, ओपनिंग ऑफ प्यूपिल। अच्छा, प्यूपिल की ओपनिंग आइरिस है, तो प्यूपिल क्या है, प्यूपिल अलाउस टू एंटर द लाइट, एंटर द लाइट इन एडिकेट अमाउंट। एडिकेट अमाउंट मतलब जितना हमें चाहिए उतना ही प्यूपिल जो है लाइट को एंटर करने देगी। प्यूपिल क्या करता है, देखो जैसे आइरिस है, आइरिस क्या, ओपनिंग ऑफ प्यूपिल, और प्यूपिल क्या है हमारा, लाइट को एंटर करने में हमें हेल्प कर रहा है। तो क्या होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे कि आप रोशनी में है तो आपकी आंखें अच्छे से आप देख रहे हैं, रोशनी में, ओपन एरिया में, सनलाइट की उसमें है। जैसे ही आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपका विजन क्या होता है, चेंज होता है फॉर अ पर्पस। ठीक है, जैसे ही विजन चेंज होता है तो आपकी प्यूपिल्स जो होती है ना वो वर्क करती है। आइरिस ने क्या करा, प्यूपिल, आइरिस इज ओपनिंग, प्यूपिल के इधर देखो सिलरी मसल्स होती है ना, ये सिलरी मसल्स क्या करती है, कंट्रोल करती है प्यूपिल को, कंट्रोल करती है प्यूपिल को, यानी कि इसको होल्ड करके रखती है, इसको प्यूपिल को कंट्रोल करती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप बाहर से अंदर आए तो रोशनी का क्या है, अमाउंट कम हो गया। जैसे ही रोशनी का अमाउंट कम हुआ तो आपकी प्यूपिल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। दो चीज होती है ना, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ जाना और रिलैक्सेशन एक्सपेंड हो जाना। जब हमें ज्यादा रोशनी में देखना है तो हमारी आईज क्या करती है, रिलैक्स हो जाती है, और जब हमें कम रोशनी में देखना है, सॉरी जब हमें ज्यादा रोशनी में देखना है तो हमारी आईज क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब कि हम नॉर्मली देख रहे हैं। बट जैसे ही मैं लाइट बंद करूंगी तो हमारी आईज क्या करेंगे, एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, आपकी आंखें क्या करती है, थोड़ा सा आंखों को खोल के देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो प्यूपिल क्या करता है, तो प्यूपिल का काम यही है कि एडिकेट अमाउंट में लाइट को एंटर करने में हेल्प करता है, एक्सपेंड करता है और रिलैक्स करता है। रिलैक्सेशन एंड एक्सपेंडेशन इसका काम होता है। ठीक है, लाइट ज्यादा है तो रिलैक्स रहेगा, और अगर लाइट कम होगी तो एक्सपैंड करने लगेगा। जैसे कि आप अंधेरे में किसी चीज को पढ़ने की कोशिश करते हो तो आप अपनी आंखों के ऊपर पूरा जोर लगाते हो, उसकी जो प्यूपिल है वो क्या करती है, एक्सपैंड करने की कोशिश करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है लाइट आंखों में जाए और आप उसकी इमेज जो है वो देख पाओ, उसको पढ़ पाओ। रिलैक्स होता है तो नॉर्मल है, सनलाइट ऑलरेडी, मतलब की लाइट जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो क्या करता है वो रिलैक्स मोड में रहता है कि जितना जा सकता है उतना ही लेता है, एक्स्ट्रा लाइट को वो अंदर एंटर होने नहीं देता। ठीक है, कॉर्निया से लाइट पास करी,
आइरिस पे गई, आइरिस इज द ओपनिंग ऑफ प्यूपिल, आइरिस ने ओपनिंग ओपन कर दिया प्यूपिल का रास्ता, प्यूपिल ने क्या किया, एडिकेट अमाउंट ऑफ लाइट को अंदर जाने दिया। अब वो देखेगा कि भाई लाइट को ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, अंधेरा है तो वो एक्सपेंड करेगा एंट्री को, और अगर रोशनी है तो वो रिलैक्स करके उसको मिनिमाइज कर लेगा, मतलब कि अकॉर्डिंगली उसको खोलेगा। ठीक है, तो पहले कॉर्निया, सेकंड आइरिस, थर्ड प्यूपिल। प्यूपिल को होल्ड कौन करता है, सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स का काम है प्यूपिल को अपनी जगह पे प्लेस करके रखना, लेंस को, प्यूपिल के साथ साथ लेंस को अपनी जगह पे प्लेस करना। कंट्रोल प्यूपिल नहीं, कंट्रोल लेंस है यहाँ पे आपका। सिलरी मसल्स आपके लेंस को अपनी जगह पे क्या करती है, प्लेस करके रखती है। जो आपकी आंखों में जो लेंस लगा हुआ है उसको होल्ड करने का काम, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लेंस को होल्ड करने का काम कौन करता है, सिलरी मसल्स करती हैं। अब जैसे ही लाइट जो है लेंस से पास हुई तो इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। ठीक है, अब रेटिना पे अगर आप देखोगे तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब हमें तो सीधा दिखाई दे रहा है, इमेज उल्टी बन रही है, ये कैसे। यहाँ पे हमारे काम करते हैं ऑप्टिक नर्व्स। यहाँ पे कुछ ऑप्टिक नर्व्स होते हैं ना हमारी आंखों में, तो जैसे ही रेटिना पे इमेज बननी स्टार्ट होगी, ऑप्टिक नर्व्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करेंगे, जो कि कहाँ जाएंगे, ब्रेन के पास। ब्रेन के पास जाने के बाद वो सिग्नल्स को क्या करेगा, रीड करेगा, और हमें इमेज जो है, हमारा ब्रेन दोबारा से एक इमेज फॉर्मेशन करेगा, जो कि हमें रेटिना पे दिखेगी। रेटिना पे क्या दिखेगी, इमेज फॉर्मेशन, यानी कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो। ठीक है, तो ये चीजें समझ आ गई। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, कॉर्निया से लाइट पास होती है, आउटरमोस्ट लेयर होती है, उसके बाद आइरिस ओपनिंग होता है, प्यूपिल क्या करता है, लाइट के अकॉर्डिंगली आंखों को रिलैक्स और एक्सपेंड करता है। प्यूपिल के बाद जो है हमारी लाइट लेंस पे जाती है, लेंस को होल्ड कौन करके रखता है, सिलरी मसल्स होल्ड करके रखती है। ठीक है, इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है, इन्वर्टेड बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। बट वो क्या करता है, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू सिग्नल जाता है ब्रेन को, जो कि सिग्नल को डिकोड करता है और फिर उसको हमारी रेटिना पे इमेज को बनाता है। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम इसके एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर पे। देखो, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड फॉर्म में है। आपने देखा होगा कि आपकी आंख में कुछ कंकड़ गया तो आंख से पानी बहना अपने आप स्टार्ट हो जाता है, या आप उसको ऐसे से रब करते हो तो आंख से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो जो लिक्विड है ना, इसका काम प्रोटेक्शन भी है और नरिशमेंट भी है, आपकी आंखों को नरिश करता है। ठीक है, अगर आंखों में ड्राइनेस होगी तो आई विजन जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, आई विजन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो नर्व्स हैं सबको भी तो नरिशमेंट चाहिए। ठीक है, तो जो एक्वस ह्यूमर है और विट्रस ह्यूमर नरिशमेंट देता है प्लस प्रोटेक्शन देता है, कि आपकी आंख में कुछ गया था उसको रब करते पानी के थ्रू बाहर आ जाता है। और मतलब कि अगर आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है, पेन भी होता है, तो एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर जो हमारे फ्लूइड्स है उसमें पानी, आपने देखा ना कि कई बार क्या होता है, हमारी आंखों में प्रॉब्लम होती है तो आंख से पानी आने लगता है, आप सुबह जब सो के उठते हो तो आंख चिपचिपी होती है। तो इट हेल्प्स इन इंडिकेटिंग ऑल्सो कि हाँ कुछ अंदर जो है प्रॉब्लम्स है, इनकी मसल्स में कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो एक्वस और विट्रस ह्यूमर का काम होता है। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा ह्यूमन आई। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अब देखो, ह्यूमन आई हमने पढ़ लिया कि हमारी आंख होती है, उसके अंदर कैसे लाइट एंटर करती है, कैसे प्यूपिल काम करता है, कैसे रेटिना पे इमेज बनती है, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, डिफेक्ट ऑफ विजन, की हमारी आंखों में जो विजन प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा कई लोग चश्मे पहनते हैं, कुछ लोग कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, चश्मे जो है दूर पास के अलग अलग करके पहनते हैं कि किसी को दूर का नहीं दिख रहा, किसी को पास का दिख रहा। वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव सीन इन द आईज, किस तरह की जो विजन प्रॉब्लम है लोगों को होती है। तो इसको करने से पहले मैं आपको दो चीजें बता देती हूँ। पहली चीज ये, फिर आपकी इसमें प्रॉपर टॉपिक है पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसमें आपके दो पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये क्या, 25 सेंटीमीटर के बाद का डिस्टेंस जो है वही देख सकते हो। मतलब अगर आप मेरा कोई एग्जांपल, अगर मैं इस डस्टर को 25 सेंटीमीटर से अंदर लाऊंगी तो क्या है, मैं इस डस्टर को जो इसका जो इमेज है वो एग्जैक्ट जो बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। ठीक है, फॉर अ कंप्लीट और अ प्रॉपर इमेज और एक पॉलिश्ड इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट अ डिस्टेंस बिटवीन, मतलब कि हमारी आंख से और 25 सेंटीमीटर के आगे होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर से दूर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर से अगर मैं अंदर किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आकर उसे देखने की कोशिश करूंगी तो वो विजिबल इजीली नहीं होगा, यानी कि वो जो हमें प्रॉपर विजन नहीं देगा, उसकी प्रॉपर इमेज हमारी आईज में नहीं बनेगी। क्लियर। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है, अगर मैं बात करूं तो मिनिमम डिस्टेंस मेरा क्या होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। मिनिमम डिस्टेंस मस्ट बी 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है कि मैक्सिमम डिस्टेंस, मैं मैक्सिमम कितना दूर तक देख सकती हूँ।
आपको ये जानकर थोड़ा वंडर होगा कि हम मैक्सिममली इंफिनिटी तक देख सकते हैं, इनफाइनाइट। अब देखो, जब भी मैं अपने बच्चों को मतलब अपने स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ कि हम इनफाइनाइट तक देख सकते हैं, इनफाइनाइट तो मैम बहुत मतलब अनलिमिटेड हो गया कि हम अनलिमिटेड लेंथ ऑफ द डिस्टेंस देख सकते हैं। तो इस हिसाब से तो हम जब नीचे का ग्राउंड लेवल पे खड़े और ऊपर देखें तो हमें आसमान के साथ साथ पूरा यूनिवर्स दिख जाना चाहिए, नहीं? क्योंकि हमारा आई विजन तो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब अनलिमिटेड। अनलिमिटेड तो फिर जो स्काई है, तारे हैं, उसके साथ साथ प्लैनेट, सन सब दिखना चाहिए। ओके, तो बट वो तो दिखता नहीं है ना? क्वेश्चन तो ये है कि इनफाइनाइट है तो हमें प्लैनेट्स वगैरह क्यों नहीं दिखते? क्यों नहीं दिखते? देखो, मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे याद कराती हूँ आपकी पुरानी क्लासेस को। आपने लेंस वगैरह में जब पढ़ा था तो जो इमेज जितनी दूर बनती है वो उतनी डिमिनिश्ड होती जाती है, ठीक है? जितना दूर ऑब्जेक्ट इमेज जो है जितनी दूर बनेगी उतनी छोटी होती जाएगी। तो जब आप नीचे खड़े होके ऊपर देखते हो तो सन, मून जो कि आपको दिखते हैं, उनको कितने छोटे से दिखते हैं। मून कितना सा दिखता है? इतना सा मून दिखता है, ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा हो जाता है। सन भी कितना दिखता है? इतना सा दिखता है, ठीक है? और स्टार्स तो पॉइंट ऑब्जेक्ट स्टार्स दिखते हैं, ठीक है? तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि वो इतनी दूर, उनकी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ से वो इतना दूर है कि जो उनकी इमेज बन रही है वो कितनी बनेगी? वो हाईली डिमिनिश्ड बनती है, ठीक है? तो जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं इमेज जो है डिमिनिश्ड होती जाती है। क्लियर? इसीलिए हमें जो है प्लैनेट्स वगैरह तो दिखते ही नहीं है, क्योंकि उनकी इमेज इतनी ज्यादा डिमिनिश्ड हो जाती है कि वो विजिबल ही नहीं हो पाती है हमें इजीली। तो आप लोगों ने देखा होगा साइंटिस्ट वगैरह क्या करते हैं, टेलीस्कोप वगैरह की मदद से देख लेते हैं, ठीक है? तो ये समझ आया कि हमारा जो आई विजन है मैक्सिमम इंफिनिटी है और मिनिमम 25 सेंटीमीटर है। तो चलिए ये वाला कंटेंट को अब हम साइड रख के इस पे आते हैं। तो देखो, हमारे आई विजन में ना 3 तरह की बीमारी होती है। पहली है मायोपिक आई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नियर साइटनेस, ठीक है? सेकंड है हाइपोमेट्रोपिक आई, जिसको हम बोलते हैं फार साइटनेस ले लेते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक और होती है प्रेस बायोपिक, ठीक है? ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, मायोपिक में क्या होता है? नियर साइटनेस, यानी कि पास का तो दिखेगा, कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? मायोपिक में क्या है? कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, पास का तो देख सकता है इंसान, उसको दूर का देखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो यहाँ पर अगर क्या होता है ना कि इमेज जो है, ये मेरा रेटिना है आई का, तो इमेज तो मेरी इस पे बननी चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है? इमेज पहले ही बन जाती है, ठीक है? इसलिए पास का देखने में क्या होता है? प्रॉब्लम होती है। इसको करेक्शन के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे कनकेव लेंस। अब आपके कनकेव लेंस की अगर आपको प्रॉपर्टी याद होगी तो कनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है रेस को, ठीक है? कनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है। अब देखो कैसे वर्क करता है। रेज आई, अब यहाँ पे रेज आई, कन्वेक्स लेंस है हमारी आंखों का, कन्वेक्स नहीं बोलूंगी इसको, हमारी आंखों का जो क्रिस्टलाइन लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस हमारी आंखों का क्या करेगा? इसको यहाँ पे इसने कन्वर्ट कर दी रेस को। क्यों? मायोपिक आई है, नियर साइटनेस है, ठीक है? दूर का दिखता नहीं, इमेज कहाँ बन गई? पहले ही बन गई। दूर से आ रही थी रेस तो इमेज पहले ही बन गई। अब मैंने यहाँ पे लगा दी कनकेव लेंस, अब क्या करेगा? ये यहाँ पर आने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी पहले तो, ठीक है? रेज आई, कनकेव लेंस की वजह से डाइवर्ज हो गई, फिर जब वो क्रिस्टलाइन लेंस पे पड़ेगी तो वो दोबारा कन्वर्ज होगी, ठीक है? तो इसीलिए जो यहाँ पर इमेज होती है वो रेटिना पे बनती है। अब आपने सुना होगा ना कि चश्मे का सबका अलग अलग नंबर होता है, इसलिए सबका जो आई विजन होता है ना सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? सबके लिए लेंस भी जो है डिफरेंट डिफरेंट लगता है, बट लेंस कनकेव ही लगता है। सब हर कनकेव लेंस की फोकल लेंथ तो डिफरेंट होती है, बट लेंस कनकेव ही रहता है, ठीक है? तो ये हो गया मायोपिक नियर साइटनेस का केस। अब आता है हाइपोमेट्रोपिक। हाइपोमेट्रोपिक में क्या हो गया हमारा? फार साइटनेस, यानी कि कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। आई नो बहुत ज्यादा दूर लिख दिया, मैं इसको और पास लिख देती हूँ सो दैट तुम्हें इजी रहे अगर बाद में भी वीडियो को देखोगे जब। कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है ना, इसमें पास का नहीं दिखता, इसमें दूर का दिखता है। इसमें भी क्या प्रॉब्लम आती है? जो रे होती है ना वो रेटिना के पीछे इमेज बनाती है। रेटिना मेरा यहाँ है, इमेज यहाँ बननी चाहिए थी, बट इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना के पीछे बन रही है इमेज। यू कैन सी यहाँ पे रेटिना के पीछे बन रही है इमेज। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें कनकेव लेंस यूज करते हैं इसकी करेक्शन के लिए। क्या करेगा? ये पहले इसको कन्वर्ट कर देगा और डबल कनकेव मतलब डबल लेंस की मदद से जो है कन्वर्ट होकर हमारी रेटिना पे आ जाती है, ठीक है? तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके राइजेस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि मायोपिक में कौन सा लेंस यूज होता है, मायोपिक में कौन सी प्रॉब्लम होती है, डिस्टेंट की या फिर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की,
ठीक है। हाइपरमेट्रोपिक में कौन सा लेंस होता है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम आती है, फार साइडनेस की या नियर साइडनेस की, ठीक है। और इसमें लेंस कौन सा यूज हो रहा है, कन्वेक्स लेंस। तो ये हो गया मायोपिक, ये हो गया हाइपरमेट्रोपिक। अब आता है प्रेसबायोपिक पे। प्रेसबायोपिक एक्चुअली क्या है ना, एजिंग का प्रोडक्ट होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है उसकी नजर कमजोर होती जाती है। नजर कमजोर होने का रीजन होता है यहाँ पे सिलरी मसल्स का वीक होना, सिलरी मसल्स का वीक हो जाना, ठीक है। अब सिलरी मसल्स इतनी ज्यादा वीक हो जाती है, सिलरी मसल्स इतनी ज्यादा वीक हो जाती है कि जो लेंस है ना वो उसको अच्छे से होल्ड ही नहीं कर पाती। तो उसमें क्या है, वो प्रेसबायोपिक का केस बनता है। समटाइम्स ना इंसान को क्या होता है, दोनों प्रॉब्लम होती है, पास का भी नहीं दिखता ढंग से, दूर का भी नहीं दिखता ढंग से। तो ऐसे में ना हम डबल लेंस का यूज करते हैं। ऊपर हम लगाते हैं कनकेव लेंस, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ बनता है इनका, ऊपर लगता है कनकेव लेंस, ठीक है, और फिर नीचे लगता है यहाँ पे कन्वेक्स लेंस, जिसकी मदद से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। कि दूर का देखने के लिए वो कौन सी यूज करेगा, जब हमें सिर्फ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने हैं तो वो कनकेव लेंस यूज करेगा, और जब उसे नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने तो वो उसके लिए कन्वेक्स लेंस का यूज होगा। तो वो एक ही फ्रेम में, एक ही ग्लास में, एक ही लेंस को, मतलब कि दोनों लेंस को एक ही ग्लास में क्या करते हैं, एडजस्ट करके लगाए जाते हैं। ये प्रेसबायोपिक में ज्यादातर देखा जाता है, क्योंकि एज के हिसाब से जैसे सिलरी मसल्स हमारी वीक होती जाती है, हमारी जो आई कैपेसिटी है, जो विजन कैपेसिटी है, वो भी वीक होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। तो उसको करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, डबल लेंस का यूज करते हैं, कनकेव और कन्वेक्स का यूज करते हैं। कनकेव हमेशा याद रखना ऊपर लगाया जाता है, कन्वेक्स आपको हमेशा नीचे लगाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन का पार्ट। अब इसमें एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो आजकल एक्चुअली क्या है ना, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा आता है, केस स्टडी पार्ट ज्यादा आता है, ठीक है। तो और आपको पर्टिकुलर नॉलेज के अकॉर्डिंग में पता होना चाहिए कि इंसान के मरने के बाद ना 4 से 6 घंटे के अंदर, हम मरे हुए इंसान जो मर चुका है, मरने के बाद 4 से 6 घंटे के अंदर उसकी आंखों को डोनेट किया जा सकता है, और वो जो डोनेटेड आई है ना, वो किसी को विजन प्रोवाइड करा सकती है। तो जो कुछ लोग हैं जिनको आई विजन की प्रॉब्लम है, यानी कि जिनको दिखाई नहीं देता, जो ब्लाइंड है एक्चुअली, तो हम उनको विजन प्रोवाइड करा सकते हैं। देखो, जो इंसान मर गया, जो एक्सपायर हो चुका है, द वन हु हैज लेफ्ट द वर्ल्ड, ठीक है, तो हम उसकी आईज को क्या कर देते, ब्लाइंड पर्सन को डोनेट कर देते हैं, ठीक है। अब वो क्या है कि एक्चुअली क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है, पूरी टीम रहती है, तो ये बस 10 से 15 मिनट का काम है आई को रिमूव करने का, बट इट शुड बी डन विद इन द 4 to 6 आवर्स आफ्टर द डेथ, ठीक है। तो हमें सबको आई डोनेट करनी चाहिए। देखो, हम चले गए बट हमारी वजह से किसी को कुछ मिल रहा है, तो इससे अच्छा काम क्या हो सकता है ना। तो चलिए, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए, अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म के बारे में। देखिए, इस डिस्पर्जन के बारे में आप क्लास 7th में, क्लास 8th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये सेम ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारी जो ग्लास प्रिज्म है, जैसे हम व्हाइट लाइट इस ग्लास प्रिज्म से पास कराते हैं, तो क्या करते हैं, व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट्स में टूट जाती है, स्कैटर हो जाती है। हमें सबको पता है कि व्हाइट लाइट क्या है, 7 कलर से मिलकर बनी हुई है। कौन से 7 कलर्स, विबग्योर, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब देखो जी, स्कैटर हुई है, तो आपने इसका स्कैटरिंग पैटर्न देखा कि वॉयलेट सबसे नीचे, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ऐसा क्यों? क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है, और फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड। तो क्या होगा कि सबसे ज्यादा कम डेविएशन आप देखोगे रेड में है, सबसे ज्यादा डेविएशन आपकी वॉयलेट में है। तो न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड ग्लास प्रिज्म टू एस्टैब्लिश दिस थिंग। न्यूटन जो थे, उन्होंने सबसे पहले ये चीज बताई थी कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कंपोनेंट्स में क्या है, स्कैटर होती है, 7 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो देखिए, ये तो मुझे समझ आ गई कि मैंने व्हाइट लाइट पास कराई और ये डिस्पर्जन ऑफ द लाइट यहाँ पे हुआ और ये स्कैटर हो गई। अभी तक आपने यही पढ़ा था। अब क्या है, इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन क्या है क्लास 10th में, कि ग्लास प्रिज्म है, अब जब व्हाइट लाइट पास कराई, ठीक है, स्कैटरिंग हुई, अगर मैं यहाँ पे प्रिज्म को अपसाइड डायरेक्शन में रख दूं, उल्टी डायरेक्शन में रख दूं, तो ये दोबारा से क्या होगी, ऐड होकर के व्हाइट लाइट के फॉर्म में निकलेगी। यहां से व्हाइट लाइट थी, व्हाइट लाइट यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंट कलर्स में स्कैटर हो गई, स्कैटरिंग यानी कि डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। यहाँ पे प्रोसेस हुआ हमारा डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट के बाद जब मैंने इसको ग्लास प्रिज्म सेकंड से निकाला, तो ये दोबारा से क्या कन्वर्ट हो गई, व्हाइट लाइट पे कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये था मेरा ग्लास प्रिज्म 1, ग्लास प्रिज्म 1, ये है मेरा प्रिज्म नंबर 2, ठीक है। व्हाइट लाइट थी, स्कैटर हुई, डिफरेंट कंपोनेंट से डिफरेंट कलर्स में स्कैटर हुई,
और उसके बाद जब मैंने सेकंड प्रिज्म को अपसाइड डायरेक्शन में करा तो क्या हुआ, वो दोबारा से व्हाइट लाइट जो है इमर्ज होगा कि कन्वर्ज होगा कि दोबारा से व्हाइट लाइट की फॉर्म में पास ऑन हो गई। ठीक है, तो ये था डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। इसमें से क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं कि कौन से कलर्स के रिगार्डिंग, कि विच कलर विल इंडिकेट मोर। अब देखो जो विबग्योर है ना, आप क्या है, ये लीस्ट डेविएटेड है, लीस्ट डेविएटेड, और ये मोस्ट डेविएटेड है। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने आपके लिए। ये हमारा मोस्ट डेविएटेड है, सबसे ज्यादा डेविएट हुई है। ठीक है, ये लीस्ट डेविएटेड है। लीस्ट डेविएटेड और मोस्ट डेविएटेड, तो सीरीज आप देख पा रहे होंगे वॉयलेट से अगर आप रेड की तरफ जाएंगे यानी कि विबग्योर में जब बी से आर तक जाएंगे तो आपकी मोस्ट डेविएटेड जो है लीस्ट डेविएटेड की डायरेक्शन में जाती जाएगी। तो वो क्या करता है, कलर्स देख के आपको पूछ लेगा कि डेविएशन किसमें ज्यादा होगी या किसमें कम होगी। वाई रेड कलर इज लेस डेविएटेड, क्योंकि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, डेविएशन जो है इनकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। बस इससे ज्यादा इसमें से कोई क्वेश्चन अराइज होने के चांसेस ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो डेविएशन आ गया आपका, आई मीन डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट आपको समझ आ गया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग क्या करते हैं, सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें ना सेकंड टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आपने जो रेनबो देखा है ना, वो भी क्या होता है, वो भी ऐसे ही वर्क करता है। जैसे यहाँ पे ग्लास प्रिज्म लिया है ना मैंने, रेनबो किस पे काम करता है, रेनबो वर्क करता है रेन ड्रॉप पे। आपने देखा होगा कि रेनबो निकलता कब है, जब धूप में बारिश होती है। धूप में बारिश होने का मतलब क्या है कि जब बारिश की बूंदे यानी कि वाटर जो है एज अ प्रिज्म वर्क करती है, तो जो सनलाइट आएगी, यहाँ से सनलाइट जो है हमारी व्हाइट लाइट की फॉर्म में आती है। ठीक है, ये इस पे पड़ी रेन ड्रॉप पे, अभी जब जाएगी ना यहाँ से तो डिफरेंट कलर्स में निकल के जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे विबग्योर निकल के आएगा। और यही बैंड जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ बैंड होता है, जो 7 कलर्स का बैंड होता है, ये 7 कलर का बैंड ही हमें क्या दिखाई देता है, 7 कलर बैंड सीम्स लाइक अ रेनबो, सीम्स लाइक अ रेनबो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम रेनबो को घर में भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे कि आपने जो बबल्स देखे, कौन से बबल्स, सॉप बबल्स जो हम लोग फुलाते हैं ना, ऐसे साबुन के पानी में से डाल के फुलाते हैं, तो आप देखना जब उसपे व्हाइट लाइट यानी कि जब उसपे लाइट पड़ती है ना, तो उसके ऊपर जो है मल्टी कलर्स दिखने लगते हैं। तो वो क्या है, वो विबग्योर ही था। रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है इसलिए रेड ज्यादा दिखाई देता है, और ब्लू लीस्ट डेविएटेड होता है तो इसलिए वॉयलेट भी दिखाई देता है, बीच की कलर थोड़ी मर्ज जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ रेनबो जो है वो वर्क करता है। यानी कि रेनबो कैसे बनता है, रेन ड्रॉप पे जब सनलाइट जाती है तो वो स्कैटर कर देता है सनलाइट को, और वो जो हमें विबग्योर यानी कि 7 कलर की बैंड में नजर आती है, विच इज ऑल्सो नोन एज रेनबो। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो नया टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको समझाने से पहले ना मैं आपको छोटा सा वो डिस्प्ले करती हूँ। एक्सपेरिमेंट हमने किया हुआ भी है, शायद आपको हम चैनल पे मिल जाएगा, नहीं किया हुआ तो मैं अपलोड करवा देती हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, कंटेनर में पानी ले लिया और मैं जब इसमें पेंसिल डालूंगी, मैंने इस कंटेनर में पेंसिल डाली ऐसे। ठीक है, ये मेरी पीछे इरेजर आ गई। ये पेंसिल जो आपको थोड़ा ऐसे नजर आती है, रिमेम्बर ये क्यों होता है, ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है कि आपने क्या किया, जब पेंसिल को डाला तो जो इमेज है वो क्या हो गई, वो इमेज ऑफ द पेंसिल यानी कि जो पेंसिल की जो आपको विजुअल दिखाई देगा थोड़ा सा ऐसे दिखाई देगा, स्कैटर्ड दिखाई देगा। ठीक है, अपनी पोजीशन से अलग दिखाई देगा। अकॉर्डिंगली तो ये यहाँ बननी चाहिए थी, अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे होनी चाहिए थी, बट ये थोड़ा सा शिफ्टेड दिखाई दी। तो ये क्यों होता है, ये होता है रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ अ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो जो ये पेंसिल पास हो रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी कि यहाँ पे क्या है, ऊपर एयर है, रेयर मीडियम हो गया, नीचे क्या है, वाटर है, वाटर क्या हो गया मेरा, डेंसर मीडियम हो गया। तो क्या हो गई, बेंड होगी या क्या हो जाएगी, और जब हम रेयर से डेंसर में जाएंगे तो नॉर्मल की तरह थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, तो इसलिए वो हल्की सी कैसी दिखाई देती है आपको, स्लाइटली शिफ्टेड दिखाई देती है। क्लियर, तो ये रिफ्लेक्शन था। अब ये रिफ्लेक्शन क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी होता है। एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्शन किसकी वजह से होता है, अब एटमॉस्फेयर में तो ओनली एयर है। ठीक है, अब ओनली एयर में कैसे रिफ्लेक्शन हो सकता है, मतलब एयर टू एयर में जा रही है फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है ना, ये तो राइमिंग बन गई, एयर टू एयर में जा रही है फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है। देखो क्या होता है कि ना, एयर में भी ना 2 टाइप की एयर होती है, हॉट एयर एंड कूल एयर। जो हॉट एयर होता है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है और कूल एयर्स का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज्यादा होता है। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट की इमेज है जो हमें दिखाई देती है, फॉर एग्जाम्पल स्टार अगर मैं ले लूं, तो जो स्टार है अगर वो अपनी पोजीशन से जैसे इसकी रेज ऑफ इंसिडेंट जो आएंगी हमारी आईज तक, हमारे विजन तक पहुंचती, तो वो
हॉट एयर कूल एयर का जो एक वो बना हुआ है, एक वेब बना हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर में, कहीं पे हॉट एयर है कहीं पे कूल एयर है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बार बार चेंज होना, इसकी वजह से जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो वहां ना दिख करके कहीं और दिखती है। जैसे कि यहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा, जैसे ये मेरा स्टार है, ठीक है, ये मेरा स्टार की एक्चुअल पोजीशन है, ये मेरे स्टार की एक्चुअल पोजीशन है। यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, सी स्माइल करती हूँ, लुकिंग एट माई स्टार, तो ये ऐसे दिखना चाहिए, बट नहीं, ये दिखता है थोड़ा ऊपर। ये हो गई मेरी स्टार की अपीयरेंट पोजीशन जो मुझे नजर आ रही है, ठीक है, ये मुझे यहाँ दिखेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, कूल एयर हॉट एयर का जो क्या है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बार बार चेंज हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, रे ऑफ इंसिडेंट जैसे ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज कर रही है तो क्या हो पा रहा है, उसकी वजह से शिफ्टिंग हो रही है इमेज की। अब देखो लाइट एयर जो है वो हमारा क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया, जो कूल एयर है उसको डेंसर मीडियम कंसीडर करेंगे, क्योंकि मीडियम तो चेंज हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्टिकल विजन के लिए, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जो होता है कि एक्चुअल पोजीशन और अपीयरेंट पोजीशन जो अलग अलग दिखाई देती है, किसकी वजह से दिखाई देती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या हो गया, रिफ्लेक्शन अकर्स ड्यू टू द लेयर ऑफ ड्यू टू अर्थ, रिफ्लेक्शन अकर्स ड्यू टू अर्थ, अर्थ की वजह से जो एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ये जैसे स्टार का केस है ना, सिमिलरली आपका सन का भी केस है। ये मेरी अर्थ है, ठीक है, दिस इज माई अर्थ, माई अर्थ, और ये मेरा सन है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में तो मुझे ऐसे दिखना चाहिए, बट ये हमें क्या है, थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर दिखता है। क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अगेन सेम प्रोसेस कि जब इंसिडेंट रे आई मीन जब वो क्या करती है, हमारी आईज तक आती है, हमारे विजन तक आती है, तो बहुत सारे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसके चेंज होते हैं, हॉट एयर कूल एयर से पास ऑन होते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट पोजीशन में दिखाई देता है। तो ये हो गई एक्चुअल पोजीशन, ठीक है, और ये हो गई मेरी अपीयरेंट पोजीशन। और मैं आपको बोलूं कि ना, सन निकलने से पहले, बिफोर राइज, अभी सूरज उगा नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें 2 मिनट पहले दिख जाता है, और सनसेट के बाद, आफ्टर सनसेट 2 मिनट, यानी कि उगने सनराइज से 2 मिनट पहले और सनसेट के 2 मिनट बाद हमें सूरज दिखाई देता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्योंकि उसकी अपीयरेंट इमेज हम देख पा रहे हैं, तो सूरज उगा नहीं है बट उसकी अपीयरेंट इमेज ऊपर आ गई है, ठीक है, तो इसकी वजह से हमें लगता है कि सूर्योदय हो गया। इसी तरह सूरज ढला नहीं है बट उसकी अपीयरेंट इमेज अभी यहाँ पर है, वो नीचे आ चुका है, सूरज ढल गया, सनसेट हो गया, बट उसकी अपीयरेंट इमेज पोजीशन जब हमें दिख रही है तो इसलिए हमें लगता है कि अभी भी सूरज है। तो 2 मिनट का गैप होता है सनराइज और सनसेट के साथ जो है अपीयरेंट इमेज का, कि सनराइज से 2 मिनट पहले दिखाई देगा और सनसेट के 2 मिनट बाद दिखाई देगा, ठीक है। तो ये था एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो चलिए लेट्स मूव बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपने पहले पढ़ा था केमिस्ट्री में, याद करिए टिंडल इफेक्ट के बारे में। टिंडल इफेक्ट जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, तो क्या था कि जब हम बीम ऑफ लाइट को पास करा रहे थे तो कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स की वजह से जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर हो रही थी, तो वो टिंडल इफेक्ट जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर में भी होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है आप एटमॉस्फेयर में देखोगे कि क्या है, आपको आसमान नीला क्यों दिखता है, इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन, ठीक है। और रेड कलर ऑफ द सनराइज और सनसेट के टाइम पर जो कलर रेड हो जाता है, वो सब चीजों के बारे में हमें सिर्फ पढ़ना है। तो हमारे में जो सन वाला पार्ट है वो एक्सक्लूडेड है, मतलब कि ओमिटेड है, हटाया हुआ है। तो हमें बस स्काई वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि व्हाई द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला क्यों है, ठीक है। तो देखिए आप सबको पता है कि ना क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें एयर प्रेजेंट है, उसमें एयर में भी ना बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, और कुछ पार्टिकल्स इतने टाइनी है, इतने माइन्यूट है कि हमको दिखते भी नहीं है। तो क्या होते हैं, छोटे छोटे मिक्सचर है। एक्चुअली जो एयर है हमारा एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस यानी कि उसमें अलग अलग तरह के क्या है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है। कुछ डस्ट है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गई आपकी, उसके अलावा आपका क्या हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गए, वाटर ड्रॉपलेट हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए।
इसी तरह से मिलकर जो है एटमॉस्फेयर की एयर बनी हुई है, जिसको हम बोल रहे हैं कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। तो जो बीम ऑफ लाइट उस हेटेरोजेनियस मिक्सचर यानी कि जो एयर है उसे पास करती है तो वो स्कैटर करेगी। जब वो स्कैटर करेगी तो देखिए रेड और ब्लू दो कलर हमारे जो है विजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि देखो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और ब्लू की जो है वेवलेंथ शॉर्टर होती है। एक्चुअली विबग्योर में वॉयलेट और इंडिगो की सबसे कम होती है, बट वॉयलेट और इंडिगो की इतनी कम होती है कि हम उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो ब्लू पे आ गए, ब्लू और रेड में से। तो अब रेड क्यों नहीं दिखता हमें आसमान ब्लू ही क्यों दिखता है? जब दोनों रेड की तो बल्कि ज्यादा है, तो रेड ज्यादा दिखना चाहिए था। रेड की एक्चुअली क्या है, ब्लू से 1.8 टाइम्स ज्यादा है। द वेवलेंथ ऑफ रेड की वेवलेंथ जो है 1.8 टाइम्स मोर है देन ब्लू की वेवलेंथ से 1.8 टाइम्स ज्यादा होती है। तो शॉर्टर वेवलेंथ होने की वजह से ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है। बिकॉज ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू कलर स्कैटर्ड स्ट्रॉन्गली लिख सकते हो आप, मोर लिख सकते हो, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो ब्लू की वेवलेंथ कम होने की वजह से वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्गली स्कैटर्ड होता है, इसलिए जो है आपको आसमान नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर है। अगर कोई एयर ही ना हो एटमॉस्फेयर में तो उसका कलर क्या होगा आसमान का? इन दैट केस हमारा जो स्काई है इट शुड बी डार्क इन कलर। ठीक है, जो प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं तो वो इतने हाई एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं तो वहां पर उनको ब्लू नहीं दिखाई देता, उनको ब्लैक या फिर ब्लैक नहीं कहूंगी मैं, डार्क कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन ये जो स्कैटरिंग हो रही है, जो स्काई ब्लू कलर दिख रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की मदद से, किसकी वजह से हो रहा है? एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसकी वजह से, एयर के अंदर जो पार्टिकल्स है उसकी वजह से ये टिंडल इफेक्ट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा वन शॉट गो ऑफ द चैप्टर ह्यूमन आई। ठीक है, इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें।